नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में, जिसमें हम यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत यूनिट 6 उपन्यास और उसके अंतर्गत बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। इसको आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो इनके द्वारा कुल 4 उपन्यास लिखे गए। कहते हैं कि इनकी जो प्रसिद्धि का आधार रहा है उपन्यासों की श्रेणी में, वो बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, याद रखेंगे 1907 में हुआ था। और इन्होंने 4 उपन्यास लिखे हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है या कौन सा नहीं है, किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो 4 मुख्य उपन्यास आपने याद रखने हैं। वो कौन से उपन्यास है? एक तो बाण भट्ट की आत्मकथा, आप साथ साथ नोट बनाते चलेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा इन्होंने लिखी है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है चारुचंद्रलेख। चारुचंद्रलेख। इसके अलावा एक उपन्यास है पुनर्नवा। पुनर्नवा। और एक उपन्यास है अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा। तो ये प्रमुख 4 उपन्यास जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए, और इसमें भी इनके द्वारा जो पहला उपन्यास लिखा गया बाण भट्ट की आत्मकथा, और इनकी प्रसिद्धि का आधार भी ये बाण भट्ट की आत्मकथा रहा है। तो आज हम लोग इसी बाण भट्ट की आत्मकथा का जो है वो अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा। अब सवाल आता है कि अगर हम हिंदी साहित्य में बात करें, जो उपन्यास लिखे गए, क्या उसमें भी जब हम प्रसिद्धि की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ विशेष स्थान रखता है ये उपन्यास? तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर नामवर सिंह जी बहुत इनके प्रसिद्ध शिष्य माने जाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह जी हिंदी के जो 5 प्रमुख स्थानों में इसे स्थान दिया है। 5 प्रमुख उपन्यासों में इसको चौथे स्थान पर रखा है। उपन्यासों में कौन से स्थान पर रखा है? चौथे स्थान पर रखा है। ठीक है, 4th स्थान पर रखा है। किसको? बाण भट्ट की आत्मकथा को। तो सवाल आता है कि इसके अलावा जब चौथे स्थान पर ये है तो 5 उपन्यास उन्होंने कौन से बताए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लिखिएगा। कभी इन्हीं से सवाल आ जाए कि नामवर सिंह जी ने प्रमुख या प्रसिद्ध 5 उपन्यासों में किन किन उपन्यासों को शामिल किया है। ठीक है, इनको कालजयी उपन्यास कहा है। तो एक तो इन्होंने कहा है गोदान, एक उपन्यास है गोदान। ठीक है, दूसरा है त्यागपत्र। इनके लेखक कौन है, इनका नाम आप बताइएगा। त्यागपत्र है। इसके अलावा शेखर एक जीवनी है। शेखर एक जीवनी। और एक उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा। और 5वां कौन हो सकता है, आप लोग गेस करिएगा। तो बिल्कुल कई लोगों ने इसको सही तरीके से गेस किया होगा, वो है मैला आंचल। तो जो नामवर सिंह जी हैं, उन्होंने हिंदी के 5 कालजयी, मतलब जो काल पर भी ना, हर समय में आप कभी भी पढ़ोगे ना, वो अपनी सार्थकता या अपनी जो प्रासंगिकता है वो ऐसे ही लेकर चलेंगे। तो ऐसे 5 उपन्यास गोदान, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा और मैला आंचल इसको रखा है। और उसमें से भी 4th स्थान पर इन्होंने किसको जगह दी है? बाण भट्ट की आत्मकथा को जगह दी है। तो आप सोच सकते हैं कि इस उपन्यास की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखिएगा। अगर नलिन विलोचन शर्मा जी की बात करें, नलिन विलोचन शर्मा, ये कलर आपको दिख रहा होगा। तो नलिन विलोचन शर्मा जी ने क्या कहा है इसके बारे में? कहते हैं, अगर मुझे हिंदी के 2-3 उत्कृष्ट ऐतिहासिक उपन्यासों का नाम लेने के लिए कहा जाए तो मैं उसमें बाण भट्ट की आत्मकथा को भी शामिल करूंगा। ठीक है, जो बाण भट्ट की आत्मकथा है वो उनमें से एक जरूर होगी। तो उन्होंने क्या कहा? हिंदी के सर्वश्रेष्ठ जो उपन्यास हैं, हिंदी के, एक मिनट, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में इसको स्थान दिया है। कहते हैं, अगर मुझे कहा जाए कि 2-3 ऐसे उपन्यास छांटिए
जो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, तो उसमें से एक उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा भी होगी। ठीक है, इसके अलावा शिवदान सिंह चौहान जी हैं, शिवदान सिंह चौहान, इन्होंने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास माना है इसे। क्या कहा है कि ये हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास है ये, ऐतिहासिक उपन्यास। तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि ये जो उपन्यास है ये हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। और जब हम स्वयं लेखक की बात करते हैं, उपन्यासकार की बात करते हैं, तो स्वयं उपन्यासकार इसको एक अभिनव प्रयोग मानता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में कहें तो यदि मेरा अनुमान ठीक है, कहते हैं कि यदि मेरा अनुमान ठीक है तो साहित्य में यह एक अभिनव प्रयोग है। यानी प्रयोग इन्होंने क्यों कहा होगा? देखो, बाण भट्ट की बात करें तो 7वीं शताब्दी के एक राजकवि हुआ करते थे और उनकी कहानी लिखी जा रही है इस समय में, लगभग 20वीं 21वीं सदी में कोई लिखे तो आप क्या कह सकते हैं। और इन्होंने जो लिखा है, ऐसा लगता है कि बाण भट्ट जो है स्वयं अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं। तो जब इस दौर में हम आते हैं और एक प्राचीन काल का व्यक्ति उसके मुख से उसी की कथा कहलवाते हैं, तो अपने आप में एक जो है नया प्रयोग आप इसको कह सकते हैं। इसी आधार पर इन्होंने कहा कि यदि मेरा अनुमान ठीक है तो साहित्य में यह एक अभिनव प्रयोग है, यानी इससे पहले शायद किसी ने इस तरह का लेखन कार्य नहीं किया था। तो बाण भट्ट की आत्मकथा को अभिनव प्रयोग किसने माना है? स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। ये आपने याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा इसको माना गया है। यहां तक बातें क्लियर है? चलिए, अब हम मुख्य रूप से बात करेंगे किसकी? इस उपन्यास की, जिसका नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा, और जहां से आपके सवाल बनने हैं। बहुत ही अच्छी आत्मकथा है। मैं इसको आत्मकथा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। तो समय लगे तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, वरना कोशिश करूंगी रिकॉर्ड करने की, हो जाएगा तो आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। सवाल सबसे पहले बनता है कि भाई इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या रहा है? कब प्रकाशित किया गया है? तो 1946 में इसका जो है प्रकाशन हुआ था, और इसका प्रकाशन 1946 में उपन्यास के रूप में हुआ था। इससे पहले ये पत्रिका के अंदर छप चुका था, एक धारावाहिक के रूप में आप कह सकते हैं। जैसे अलग अलग भाग में कोई उपन्यास होता है, छोटे छोटे भाग में उसको प्रकाशित करवाया जाता है। तो ये कब हुआ था? 1943 में। 1943 ईस्वी में धारावाहिक के रूप में इसका प्रकाशन किया गया। और सवाल बनता है किस पत्रिका में हुआ था? ठीक है, तो इसका प्रकाशन विशाल भारत, उस समय एक पत्रिका हुआ करती थी विशाल भारत में किया गया। समय याद रखना है, और कौन सा पत्र था वो आपको याद रखना है जहां पर इसका प्रकाशन किया गया। अच्छा, जब हम कोई उपन्यास देखते हैं तो उसके कई बार भाग होते हैं, कई बार खंड नाम से जाना जाता है। चूंकि ये संस्कृत के कवि थे, संस्कृत से प्रेरित है ये, तो संस्कृत के जो भाग हैं उनको क्या कहा गया? उच्छ्वास। तो इन्होंने अपने जो खंड हैं इस उपन्यास को, इसको उच्छ्वास नाम दिया गया है। तो इसमें कुल कितने उच्छ्वास हैं? 20 उच्छ्वास। ठीक है, उच्छ्वास का मतलब याद रखेंगे खंड या भाग। लेकिन कई बार सीधे सवाल पता है क्या बनता है कि इनके जो खंड हैं उनको क्या नाम दिया गया है? तो इसका भी आपने याद रखना है। उच्छ्वास कहा गया। टोटल कितने उच्छ्वास हैं? 20, यानी खंडों में इसको लिखा गया है। अच्छा, इसकी शैली क्या है? शैली की बात करें तो चूंकि मैंने कहा ये बाण भट्ट ऐसा लगता है कि खुद की कहानी लिख रहे हैं, तो इसको आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। ये आत्मकथात्मक और साथ साथ डायरी शैली
कहीं पर भी आप पढ़ेंगे तो आत्मकथा कोई व्यक्ति लिख रहा है, साथ में ऐसा लगता है कि वो कोई अपनी कहानी जैसे डेली की बातें लिखता है ना, तो आत्मकथात्मक और डायरी है ना, डायरी शैली भी कई जगहों पर इसके बारे में लिखा गया है, ये आपने याद रखना है। मुख्य रूप से ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है और इसमें अगर हम श्रेणी की बात करें तो ये एक ऐतिहासिक किस तरह का उपन्यास है। हालांकि इसमें कल्पना का भी समावेश है, बहुत से पात्र ऐसे हैं जो काल्पनिक हैं, बहुत से पात्र ऐसे हैं जो ऐतिहासिक हैं, लेकिन चूंकि इतिहास संबंधी बातें इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है, इसीलिए इसको ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें क्या है, इतिहास और कल्पना दोनों ही शामिल है, इतिहास और कल्पना दोनों ही का समावेश आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके विषय वस्तु, किन चीजों को आधार बनाकर इसको लिखा गया है। तो बाणभट्ट के समय में ध्यान रखेंगे 7वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, 7वीं शताब्दी की सामाजिक राजनैतिक और धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का जो है यहाँ पर वर्णन हमें देखने को मिलता है, स्थिति का चित्रण इसके अंदर किया गया है। कभी समय पूछ लिया जाए कि भाई कौन सा समय था, तो याद रखना है 7वीं शताब्दी, और मुख्य रूप से इस समय शासक कौन था, तो हर्षवर्धन। ठीक है, सीधे सीधे कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के समय में जो हर्षवर्धन का शासन था, उस शासन के दौरान क्या कुछ घटित हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं राजकवि के रूप में नियुक्त होते हैं हर्षवर्धन के दरबार में, तो उन्हीं हर्षवर्धन युगीन जो परिस्थितियां हैं उसका चित्रण एक तरह से उस पर इन्होंने प्रकाश डालने का काम किया है। इसके अलावा उपन्यास का उद्देश्य क्या था, इन्होंने इस उपन्यास की रचना क्यों की होगी, ये कई बार जो है सवाल के रूप में पूछ लिया जाता है, क्योंकि कोई भी कहानी आप लिखते हैं ना तो उसके पीछे एक मोटिव लेकर चलते हैं। भाई कोई कथानक होगा, कथानक के पीछे की कोई कहानी होगी और उस कहानी को बताने के पीछे आपका या लेखक का क्या उद्देश्य होता है। तो उपन्यास का उद्देश्य क्या था, थोड़ी सी हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक तो देखो तत्कालीन समय का चित्रण करना, तत्कालीन समय का जिस तरह से इन्होंने चित्रण किया है हर्षकालीन युग का, तत्कालीन समय कहने का मतलब है कि हर्षकालीन युग जो था उसका इन्होंने किस तरह से चित्रण किया है। इसके अलावा बाणभट्ट के चरित्र पर एक उल्लेख आता है इसमें कि जो बाणभट्ट का चरित्र है उस पर एक तरह से कलंक लगा हुआ है, तो बाणभट्ट के चरित्र पर लगे कलंक को मिटाने के लिए, चरित्र पर लगे कलंक को दूर करने के लिए, दूर करने तथा नारी सम्मान की रक्षा, नारियों की गरिमा को दिखाने के लिए या उनकी महत्ता को दिखाने के लिए इसका जो है लेखन कार्य किया गया। इसके अलावा है प्रेम का उदात्त चित्रण किया गया है। इसमें मुख्य रूप से क्या है, देखो बाणभट्ट से प्रेम, और प्रेम यहाँ पर निपुणिका भी करती है, भट्टिनी भी करती है, लेकिन ये प्रेम जो है सांसारिक प्रेम से बिल्कुल अलग, जिसको आप कहते हैं उदात्त रूप, यानी महानतम रूप प्रेम का क्या हो सकता है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है, जिसको हम कहते हैं कि प्रेम का उदात्त चित्रण या उदात्त प्रेम के उदात्त पक्ष का चित्रण किया गया है। ठीक है, प्रेम के उदात्त पक्ष का यहाँ पर चित्रण मिल जाता है। तो ये तो हो गया कि भाई इसको लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था। एक तो हर्षकालीन जो समाज था उसका चित्रण करना था, दूसरा अच्छा इन्होंने कादम्बरी की रचना की थी बाणभट्ट ने, तो वो थोड़ा अधूरा रह गया था, शायद यही वो कलंक था, कई जगहों पर इसका उल्लेख मिलता है।
तो उसके संदर्भ में इनको, उनकी छवि को थोड़ा निखारने का काम किया गया है इसके माध्यम से। और प्रेम का जो उच्चतम रूप हो सकता है, एक आदर्श रूप हो सकता है, उसको स्थापित करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। चलिए, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो उपन्यास के अंदर कुछ जो प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? जैसा कि मैंने कहा, कुछ पात्र इसमें ऐतिहासिक हैं, लेकिन कुछ पात्र ऐसे हैं जो कल्पना से, क्योंकि चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, उसमें कुछ ना कुछ कल्पनाएं भी शामिल की जाती हैं। क्योंकि वो मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई जाती हैं, तो कल्पनाओं का समावेश करके कहानी को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर भी जो है कुछ पात्र ऐतिहासिक हैं और कुछ पात्र जो है काल्पनिक हैं। तो सबसे पहले हम जो है ऐतिहासिक पात्रों की बात कर लेते हैं। उसमें से मैं ऐसे लिखूंगी, डिफाइन नहीं करूंगी, क्योंकि एग्जाम में सीधे पात्र पूछे जाते हैं, कौन से पात्र किस कहानी या उपन्यास से लिए गए हैं। तो आप सभी पात्रों के नाम लिखे, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज्यादा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? बाणभट्ट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि पूछा कम जाता है। क्यों नहीं पूछा जाएगा भाई बाणभट्ट किस कहानी का पात्र है, किस उपन्यास का पात्र है? मैंने ये सवाल किया और आपने बहुत आसानी से बता दिया, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत कम आते हैं, हालांकि इनकी विशेषताओं से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो अभी रिसेंटली पूछा गया था बच्चे कि इनका वंश, जो बाणभट्ट हैं, वो किस वंश में उत्पन्न हुए। तो यहाँ से नायक नहीं पूछा जाएगा, बल्कि इनका वंश पूछ लिया जाता है। तो बाणभट्ट, एक तो आपने याद रखना है कि इस पूरे उपन्यास में जो नायक है ना, वो बाणभट्ट है। ठीक है, ये संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं, ऐसे लाइन से लिखते चलें, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं ये। वही बाणभट्ट हैं जो संस्कृत साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं। ठीक है, और ये दो लोगों से इनका प्रेम संबंध चल रहा है। एक निपुणिका है, दूसरा भट्टिनी। निपुणिका और भट्टिनी, निपुणिका और भट्टिनी के प्रेमी है ये। ठीक है, दोनों इनसे प्रेम करती हैं, थोड़ा सा इतना आपने याद रखना है। इसके अलावा इनके वंश की बात करें तो ये वात्स्यायन वंश का नाम क्या है? वात्स्यायन वंश में उत्पन्न हुए हैं। वात्स्यायन वंश में इनकी जो है उत्पत्ति हुई है, यहीं पर इनका जन्म हुआ है। इनका मूल नाम जो है ना वो दक्ष था। मूल नाम क्या था, इनके बारे में विशेष जानकारी रखें, क्योंकि बहुत बार सीधे सीधे सवाल बन जाता है कि इनका मूल नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम क्या था। ठीक है, मूल नाम दक्ष था। अच्छा, इनको ना लोग बंड कहते थे। क्या कहते थे? बंड। दक्ष और बंड, इसको आप ऐसे लिख लें, लोग बंड कहकर बुलाते थे। क्या कहते थे? बंड कहते थे। अब सवाल देखो एक और बनता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा में किसको लोग बंड की संज्ञा देते थे, या फिर सवाल बनता है बंड का मतलब क्या है। तो बंड का मतलब होता है पूंछ कटा बैल। इसका मतलब क्या है? पूंछहीन बैल। ठीक है, ऐसा बैल जिसकी पूंछ ना हो उसको बंड कहा जाता है। तो लोग इनको क्या कहते थे? बंड कहते थे। ठीक है, एक आदर्शवादी प्रेमी है। चूंकि आदर्श प्रेम की स्थापना की गई है, तो आदर्शवादी कौन है? ये प्रेमी है। और इनके साथ ही आप याद रख सकते हैं कि काव्य अनुरागी हैं। देखो, काव्य अगर कवि हैं ये, तो जाहिर सी बात है कविताओं से प्रेम होना स्वाभाविक है। ठीक है, इनके चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये बहुत ज्यादा साहसी हैं। ठीक है, साहसी हैं, ये विवेकशील हैं, यानी अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो संघर्ष भी इन्होंने जीवन में बहुत किया, तो संघर्षशील हैं। इसके अलावा बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के भी हैं। तो ये कुछ इनके चरित्र की विशेषताएं हैं जो आपने यहाँ पर याद रख लेनी है। मूल रूप से किस वंश से जन्मे हैं? दक्ष इनका मूल नाम था, लोग इनको बंड कहते थे। और निपुणिका और भट्टिनी दोनों इनसे प्रेम करती थी, ये भी आपने याद रख लेना है। इनके पिताजी का नाम चित्रभानु भट्ट दिया हुआ है। चित्रभानु भट्ट, चित्रभानु भट्ट।
तो ये इनके बारे में कुछ विशेष बातें जो आपने याद रख लेनी है। एक पात्र है यहाँ पर भट्टिनी। थोड़ी सी हम भट्टिनी की बात कर लेते हैं। मुख्य पात्रों में भट्टिनी भी शामिल है। चलिए, इनकी क्या विशेषताएं हैं। एक तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नारी पात्र हैं उपन्यास की। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नारी पात्र। ठीक, अगर नारियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को दी गई है तो वो भट्टिनी को दी गई है। ये देवपुत्र तुवर मिलिंद की पुत्री हैं। पिता का नाम क्या है? तुवर मिलिंद। देवपुत्र कहा जाता है इनको, तुवर मिलिंद। तुवर मिलिंद की क्या है? ये पुत्री हैं। और कहते हैं कि बहुत ज्यादा जो है सुंदर हैं। तो आप लोग अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, समझ में ना आए तो उसके बारे में भी थोड़ा सा लिखिएगा। ठीक है। अत्यंत रूपवती। अब आप जानते हैं उस समय क्या होता था, अगर किसी की पुत्री बहुत ज्यादा सुंदर है तो उसका अपहरण भी कई बार लोग कर लेते थे, खासकर जो उच्च लोग होते थे, राजा महाराजा होते थे, या जिनकी नीयत गलत होती थी, तो इनका क्या हो जाता है? अपहरण हो जाता है। ठीक है। सवाल बनता है किसका अपहरण। देखो, नारी समस्याओं की बात करें तो अपहरण भी एक समस्या थी जिसको इन्होंने यहाँ उठाया है। जब हम नारियों के सम्मान की बात करते हैं तो ये सम्मान तो है नहीं कि किसी का अपहरण हो जाए, तो ये जो बुराई तत्कालीन समय में व्याप्त थी उसको भी यहाँ पर उठाया गया है। इनका क्या हो जाता है? अपहरण हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में आपने याद रखना है, बाणभट्ट से ये प्रेम करती हैं। क्या है ये? आप हालांकि पहले ही पढ़ चुके हैं। बाणभट्ट से इनको प्रेम है। इसके अलावा एक और नारी पात्र है महत्वपूर्ण, जिसका नाम है निपुणिका। इनको न्यूनिया भी कहा जाता है, निपुणिका। इनके बारे में याद रखेंगे, ये अस्पृश्य जाति की हैं। कई बार सीधे सीधे ना यही पूछा जाता है कि कौन सी पात्र है जो अस्पृश्य जाति की है, यानी ऐसी जाति जिसको लोग छूना समाज में स्वीकार नहीं करते हैं। तो अस्पृश्य जाति की ये कन्या है और इनका विवाह हो जाता है कांदविक वैश्य से। इनके विवाह जो है, विवाह कांदविक वैश्य, इनसे होता है इनका विवाह। और विवाह के बाद, अच्छा, ये जो कांदविक वैश्य हैं भड़भूजे से सेठ बनते हैं। वैश्य से हुआ, ऐसे लिख लें, से हुआ जो भड़भूजा। भड़भूजा क्या होता है बताइएगा? भाड़ भूजने वाले है ना। भड़भूजा से सेठ बनते हैं, सेठ बनते हैं, ये आपने याद रख लेना है। और कहते हैं कि ये शादी के 1 वर्ष बाद ही विधवा हो गई थी। यहीं पर लिख लेना, शायद दिख रहा होगा। शादी के 1 वर्ष बाद ये हो जाती हैं विधवा। तो अब देखो, यहाँ पर विधवा समस्या को भी उठाया गया। अपहरण की समस्या है, साथ में विधवाओं की समस्या को भी इसमें उजागर करने का प्रयास किया गया है। ये एक कुशल अभिनेत्री भी हैं। ठीक है, ये एक कुशल अभिनेत्री हैं, कुशल अभिनेत्री। और साथ में ये निपुणिका जो है वो बाणभट्ट से प्रेम करती हैं। ठीक, बाणभट्ट से इनको प्रेम है। इन्हीं को न्यूनिया भी कहा जाता है, ध्यान रखें, न्यूनिया या निपुणिका। तो ये आपने कई बार पूछ लिया था न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है, तो आपको ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और पात्रों के नाम लिख लें, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीधे सीधे सवाल बन जाता है कि कौन है नारी पात्र या कौन इसके पात्र हैं, किस रचना के पात्र हैं। तो ये तो मुख्य पात्र 3 हो गए। ठीक है, एक तो बाणभट्ट, इसके अलावा निपुणिका और भट्टिनी। मुख्य रूप से इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चल रही है। अन्य पात्रों में बात करें तो एक महामाया है। महामाया, आप पात्रों के बस ऐसे नाम लिख लें क्योंकि सीधे सीधे सवाल यहीं से बनता है। ठीक, ये राजश्री, एक महारानी राजश्री है, उनकी सौतन है, लेकिन आप इनका बस नाम याद रखें। इसके अलावा चारुस्मिता है,
चारुस्मिता, चलिए आचार्यपाद हैं, अघोर भैरव हैं, अघोर भैरव, ठीक। इसके अलावा विग्रह वर्मा है, इसके अलावा लोरक देव हैं, लोरक देव हैं। इसके अलावा एक कृष्णवर्धन भी हैं, ठीक। ये कृष्णवर्धन के बारे में थोड़ा सा याद रख लेंगे। जो कृष्णवर्धन है ये कान्यकुब्ज साम्राज्य जो है उस महासंधि के विग्राहक हैं, यानी कान्यकुब्ज एक कृष्णवर्धन का नाम थोड़ा सही कर लो, मिट गया है, ठीक है, कृष्णवर्धन। तो जो कान्यकुब्ज साम्राज्य है, कान्यकुब्ज साम्राज्य के महासंधि विग्रहक, यानी उसको तोड़ने वाले हैं, ठीक है, इनको ये संज्ञा दी गई है। इसके अलावा सुगत भद्र हैं, सुगत भद्र, उडुपति हैं। इसके अलावा हम बात करें तो राजश्री की हमने बात की, जो राजश्री हैं उन्हीं की सौतन है ये महामाया, इनको याद लिख सकते हैं, राजश्री लिखा जाता है, वैसे राजश्री भी है, ठीक है। राजश्री या राजश्री जो हैं इन्हीं की कौन है, ये सौतन है। तो इतने आपने याद रख लेने हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य जो हैं वो आप याद रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। धनदत्त की बात करें, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अलावा सर्वाइकल नहीं है भाई, शार्विकल है, ठीक है, शार्विकल है। वरभू शर्मा है, वरभू शर्मा। तो ये कुछ प्रमुख पात्र हैं जो मुझे लगता है आप याद रखें। तो धनदत्त को लिख लीजिएगा, पेन थोड़ा चल नहीं रहा है, बीच बीच में टूट जाता है। एक नाग है, द्वारपाल जो है। तो मुख्य रूप से आपने जो ऊपर कुछ नाम देखे जिसमें बाणभट्ट, भट्टिनी, निपुणिका, इसके अलावा महामाया, चारुस्मिता, आचार्यपाद, अघोर भैरव, विग्रह वर्मा, लोरकदेव, कृष्णवर्धन, राजश्री की सौतन कौन है उसको भी आपने याद रख लेना है। और इन्हीं के साथ जो है ये कहानी आगे बढ़ेगी। तो आप कोशिश करें कि ये पूरी कहानी खुद से पढ़ें। जैसा कि मैंने कहा, स्टोरी क्या है बाणभट्ट की आत्मकथा की, हालांकि उपन्यास है, लंबा है, लेकिन अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो 4 से 5 दिन में, अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आराम से पढ़ जाएंगे। अगर आप एक बार पढ़ गए फिर ये सारा समझने में और इजी हो जाएगा, किस पात्र की क्या विशेषता है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। हालांकि नोट के रूप में, क्लास नोट के रूप में आप जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो देखो, ये जो पूरी कथानक है ना, वो जो नलिन विलोचन शर्मा जी ने जैसा कहा था कि ये सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है। तो इसकी कहानी इतिहास से भरी हुई है, ऐतिहासिकता को लेकर चलती है। तो ऐसे में रमेश कुंतल मेघ जी ने इसकी जो कहानी है, कथानक है, उसके घटनाक्रम को लेकर इसको 5 अलग अलग चरणों में विभाजित किया है। तो कभी अगर सवाल बन जाए कि इनके अनुसार कहानी के कितने चरण हैं, तो घटना के आधार पर इन्होंने क्या किया है, कहानी के, उपन्यास के 5 चरण निर्धारित किए हैं। जब आप इन चरणों को पढ़ेंगे ना तो आपको पूरी कहानी भी समझ में आ जाएगी कि कहानी में घटित क्या हो रहा है। तो जैसा कि आपने कहा कि इस उपन्यास में 20 उच्छ्वास हैं, पूरी कहानी जो है 20 उच्छ्वासों में लिखी गई है। तो इसमें रमेश कुंतल मेघ जी ने पहले चरण में उच्छ्वास 1 से 7 को रखा है, ठीक है। 1 से 7 के बीच में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, और उसमें घटना क्या है, एक तो है स्थानीश्वर में भट्ट का निपुणिका से मिलना, उसके बाद जो बंदनी, भट्टिनी को बंदनी बना लिया गया है, उसका उद्धार करना। अभी आपने देखा कि उसका अपहरण की समस्या को भी यहाँ पर उठाया गया है। तो अपहरण करके उसको जाहिर सी बात है बंदी बनाकर रखा गया होगा, तो उसका उद्धार यानी उसको छुड़ाने का काम करते हैं भट्ट, और उसके बाद स्थानीश्वर से वहां उनकी मुक्ति कराते हैं, उनको वहां से आजाद कराते हैं। तो ये तो पहला जो है चरण खत्म होता है। फिर दूसरे चरण में आता है उच्छ्वास 8 से 11 और 12 का 1/3 अंश, ठीक है, 1/3 भाग जो है 12 का भी इसमें शामिल हो गया है। दूसरे चरण में कहानी है बाणभट्ट और भट्टिनी, साथ में निपुणिका का गंगा में नौका के माध्यम से गंगा को पार करना और मगध की ओर प्रस्थान करना। मतलब यहां से निकले और गंगा में नाव पर बैठे
उसके बाद मगध की तरफ वो लोग रवाना हो गए। उसके बाद चरणाद्रि दुर्ग के पास युद्ध होता है और भट्टिनी और निपुणिका जो है वो पानी में कूद जाती हैं। उसके बाद जो बाणभट्ट है इन तीनों को बचाते हैं और तीनों जो है लोरिक देव नामक एक सामंत है इनका, जिसका अभी आपने पात्रों में उल्लेख सुना, उस लोरिक देव के पास जो है उसके घर में शरण लेते हैं। इसको भी आप लिख लें कि तीनों जो है, तीनों लोरिक देव जो कि सामंत है, सामंत के यहां शरण लेते हैं। ठीक, और इसके बाद जो है कहानी आगे बढ़ती है। चलिए तीसरा चरण क्या है। तीसरे चरण में क्या होता है, जो बाणभट्ट है, तीसरे चरण में क्या दिखाया गया है कि जो बाणभट्ट हैं वो हर्ष के दरबार में हर्ष के राजकवि नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, हर्ष के राजकवि नियुक्त किए जाते हैं। और जो चौथा चरण है, चौथा चरण इस कहानी का क्या कहा गया, तीसरे चरण में कहां से कहां तक की कहानी है, तो 12 से लेकर 14 तक। ठीक है, अभी आपने देखा जो उच्छ्वास 12 है, 12 का 1/3 जो है वो दूसरे में चला गया है, तीसरे में 1/3 के बाद शुरू होता है और 14 उच्छ्वास तक तीसरा चरण चलता है। और जो चौथा चरण है वो 15 से लेकर 17 तक चलता है। अब इस 15 से 17 चरण में कौन सी कहानी है, तो एक तो याद रखेंगे कि राजदूत के रूप में, मैं इसको लिख देती हूं, राजदूत के रूप में बाण का, जो बाणभट्ट हैं, बाण का भद्रेश्वर आकर भट्टिनी को स्थानीश्वर आमंत्रित करना, भट्टिनी को स्थानीश्वर, ये जगह का नाम है, स्थानीश्वर आमंत्रित करना, मतलब इनको यहाँ पर बुलावा भेजते हैं। और उसके बाद भट्टिनी यहाँ पर जाती है और ये जाने के बाद इसको रानी बना देते हैं, यानी अब वो वहां की रानी हो गई है, अर्थात आप कह सकते हैं कि आर्यावर्त की रक्षिता इनको कहा गया है। तो ये पूरे चौथे चरण तक चल रही है कहानी। और अंत में जो 5वां चरण जिसको इन्होंने कहा है, उसमें कौन सी कहानी है, 5वां चरण उच्छ्वास 18 से 20 तक है। ठीक है, इसमें बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका का पुनः स्थानीश्वर आना होता है। इसके बाद वहीं पर रत्नावली नाटक का मंचन किया जाता है। सवाल कई बार पूछ लिया जाए कि इस उपन्यास में किस नाटक का मंचन दिखाया गया है, तो रत्नावली नाटक जो कि बाणभट्ट ने लिखा है। और मंच पर ही निपुणिका की मृत्यु हो जाती है। निपुणिका आप जानते हैं बाणभट्ट से प्रेम करती है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है उसी रंगमंच पर ही। और बाण विहीन जो है भट्टिनी को वहां पर दिखाया गया है मंच के ऊपर। तो ये पूरी कहानी जो है 5 उच्छ्वासों में रमेश कुंतल मेघ जी ने बांटा है। और मुझे लगता है ये सब पांचों चरण जो हैं, मतलब 20 उच्छ्वासों को 5 चरणों में इन्होंने विभाजित कर दिया है। और यहाँ से अगर कोई सवाल आता है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इस कहानी में कुछ प्रमुख कथन भी हैं, एक बार उनको देखेंगे और कक्षा को भी समाप्त करेंगे। प्रमुख कथन या उद्धरण से भी सवाल बनते हैं और कई बार सीधे सीधे पूछा जाता है कि ये कथन किस रचना से लिया गया है या किसकी रचना से लिया गया है। जैसे कहते हैं कि स्त्री प्रकृति है वत्स, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। तो ये कथन किसका है, महामाया का है, याद रखेंगे। कहते हैं तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। ये मनुष्यता का विध्वंस किसने माना है, आचार्य पाद ने माना है, याद रखेंगे। इसके अलावा कहा गया है साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवीय शक्ति भी होती है, यह बात लोग भूल जाते हैं। ये कथानक में है, तो ये कहाँ या किस उपन्यास से लिया गया है आपने ये याद रखना है। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। इस पूरे उपन्यास में एक बाबा हैं जो ये एक तरह से ज्ञान दे रहे हैं। इसके अलावा कहते हैं दुख तो केवल मन का विकल्प है, मनुष्य तो नीचे से लेकर ऊपर तक केवल
परमानंद स्वरूप है। मतलब दुख जो है वो मन का विकल्प है। अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो याद रखेंगे कहां से लिया गया है। बात हो रही है धर्म की। धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, वो होती है अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय माया है। मृत्यु का भय माया है। ये किसका कथन है? महामाया का कथन है। दुनिया केवल प्रस्तुत प्रतिमाओं पर जान देती है। चारुस्मिता ने कहा है, क्या कहा है? कि दुनिया जो है केवल पत्थर की मूर्तियों पर अपनी जान छिड़कती है, जीते जागते इंसानों की यहाँ पर कोई कद्र नहीं है। अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। ये निपुणिका का कथन है कि अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना ही क्या है? वशीकरण है। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूं। इस कथन से पता चल रहा है कि नारी का सम्मान यहाँ पर मुख्य रूप से दिखाया गया है। तो आपने याद रखना है किसका कथन है? ये कथन है बाणभट्ट का, जिसमें कहते हैं कि जो स्त्री है उसका शरीर किसी देव मंदिर से कम नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, उपन्यास तो आपने मुख्य रूप से बाणभट्ट, भट्टिनी और जो निपुणिका है उसकी कथा सुनी। इसके अलावा भी कुछ कथाएं जो हैं यहाँ पर चित्रित हो रही हैं, मतलब पैरेलल में चल रही हैं। तो कुल कथाएं यहाँ पर कितनी है, थोड़ा सा उसके बारे में भी सुन लीजिएगा, जान लीजिएगा। एक तो बाणभट्ट और निपुणिका की कथा चल रही है। बाणभट्ट और निपुणिका मतलब इनकी प्रेम कहानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि उपन्यास में दिखाई गई है। अब बाणभट्ट से भट्टिनी भी प्रेम करती है। तो एक कहानी किसकी चल रही है? बाणभट्ट और भट्टिनी की। बाणभट्ट और भट्टिनी की कहानी भी यहाँ पर साथ में पैरेलल में चल रही है। इसके अलावा हम बात करें तो एक कहानी है विरति वज्र और सुचरिता की। विरति वज्र और सुचरिता। इसके अलावा हम बात करें तो एक कहानी चल रही है अघोर भैरव और महामाया की। ठीक, अघोर भैरव, महामाया। तो पैरेलल में कुछ कहानियां आप जानते हैं, उपन्यास में पात्रों की संख्या थोड़ी कहानी की तुलना में ज्यादा होती है। अगर पात्र होंगे तो उनके साथ साथ कुछ ना कुछ कहानी घटित हो रही होगी। अच्छा, इसमें एक और पात्र मुख्य रूप से मिस कैथराइन की भी बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। मिस कैथराइन को याद रखें, कई बार पूछा जाता है ना कहाँ किस उपन्यास की पात्र है ये, तो मिस कैथराइन, इनको थोड़ा सा याद रखेंगे। और मिस कैथराइन के माध्यम से जो नारी शक्ति का रूप है उसको यहाँ पर दिखाने की इन्होंने कोशिश की गई है। तो देखो, एक तो यहाँ पर नारी शक्ति का उल्लेख किया गया है कहानी में। अगर मुख्य रूप से पूछें कि क्या विशेषताएं हैं, तो नारी शक्ति, नारी के अबला सबला से अबला या अबला से सबला बनने की कहानी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा विधवा, निपुणिका विधवा हो जाती है तो आप कह सकते हैं विधवा समस्या को भी यहाँ पर उठाया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाल विवाह, सुचरिता जो है बाल विवाह उसका हो जाता है। बाल विवाह सुचरिता के माध्यम से जो है इस कहानी को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। विधवा समस्या जो है वो निपुणिका के माध्यम से कहानी में आया है। निपुणिका जो कि विधवा हो जाती है तो यहाँ पर इसको दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा स्त्री का अपहरण एक मुख्य समस्या उस समय हुआ करती थी, और ये कहानी जो है किसके माध्यम से? भट्टिनी और महामाया, ध्यान रखें, दोनों का जो है अपहरण होता है। इन दोनों के माध्यम से जो है ये कहानी अपहरण की उठाई गई है। इसके अलावा गणिका की समस्या, सामाजिक भेदभाव की समस्या को भी यहाँ पर उठाया गया है। तो ये कहानी, उपन्यास जो कि बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी थी। इस उपन्यास से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे थे वो हमने डिस्कस कर लिए। हालांकि जो संवाद है, कथन है, वो और ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आप कोशिश करें खुद से एक बार पढ़ें। नहीं पढ़ सकते तो जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको एक अनुमान लग जाएगा। अगर कोई संवाद इस चैप्टर से आता है तो कहानी का जो कथानक जिसको आपने 5 चरणों में बांटा है उसमें से जब आप ध्यान से इसको देखेंगे तो कोई भी संवाद आएगा तो आप कम से कम इतना अंदाजा लगा पाएंगे कि ये संवाद किस रचना से हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐतिहासिकता की दृष्टि से कोई संवाद आता है तो ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर कोई उपन्यास आपके सिलेबस में है तो उसमें से एक ये भी है, बाणभट्ट की आत्मकथा, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। और बाणभट्ट के अगर कैरेक्टर्स को आप देखेंगे तो जो पात्र जिस तरह से चल रहे हैं
उनके द्वारा जो कहानियां या जो कथन बोले जाएंगे उससे भी आप एक अनुमान लगा पाएंगे कि किस रचना का ये कथन हो सकता है। तो इस कक्षा को फिलहाल यहीं समाप्त करेंगे, बाकी जो रचनाएं हैं उस पर भी चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।